गुरुजी पर, और जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, चैप्टर 3 फीचर्स प्रॉब्लम एंड पॉलिसी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, वहाँ हमने लास्ट वीडियो में प्रॉब्लम से पहले के सारे पॉइंट पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर से, यानी कि जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है वहाँ हम किस किस प्रॉब्लम का सामना करते हैं और किस प्रॉब्लम को क्या कहा जाता है। सबसे पहले एक वर्ड है स्टैग्नेंट, जो मैंने अपनी काफ़ी वीडियो में बताया है कि स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है कि वो इकोनॉमी जो कहीं रुक गई है, कहीं स्ट्रक हो गई है, जो बढ़ भी रही है तो इतना धीरे बढ़ रही है कि आपको मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कितना बढ़ा है ना। तो पहला पॉइंट है, पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब होता है जब भी हम फार्मिंग करते हैं तो आज की डेट में या पहले की डेट की बता रहा हूँ, हम ज़्यादातर डिपेंड थे हैवी रेनफॉल पर। एक हमारे पास परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन यानी कि जो सिंचाई वगैरह करी जाती है उसकी कोई फैसिलिटी नहीं थी। हम रेन वाटर पर डिपेंड रहते थे, और अगर वो अच्छा हो गया तो आपकी फसल अच्छी होती थी, और अगर बेकार हो गया तो आपकी फसल बर्बाद हो जाती थी। उसके बाद आता है आपका डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस। मींस डेफिशिएंसी ऑफ फाइनेंस इज अनदर मेजर प्रॉब्लम फेसिंग इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब जो पैसे की प्रॉब्लम थी, फॉर बल्क ऑफ देयर फाइनेंशियल नीड द स्मॉल फार्मर डिपेंड अपॉन नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज इंक्लूडिंग महाजन, मनी लेंडर एंड द लैंडलॉर्ड। यानी कि जब उन्हें पैसे की ज़रूरत पड़ती थी फार्मर्स को, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल नीड के लिए नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज पर डिपेंड थे, जैसे महाजन पैसे देने वाले, उधार पैसे देने वाले, लैंडलॉर्ड, और इसके लिए वो काफ़ी ज़्यादा हाई इंटरेस्ट चार्ज करते थे। जो भी हमारी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस है, रेफरिंग टू फाइनेंस बाय द बैंक और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। जब हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जब हम बैंक वगैरह से फाइनेंस लेते हैं, एक ऐसी संस्था से फाइनेंस लेते हैं जो पैसे के लिए बनी है, वो हमारी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं होती है ना। तीसरी प्रॉब्लम थी कन्वेंशनल आउटलुक। कन्वेंशनल आउटलुक टुवार्ड्स फार्मिंग इज येट अनदर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। मतलब डिस्पाइट इनोवेटिंग फार्म टेक्नोलॉजी एंड फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, इंडियन फार्मर कंटिन्यू टू रिलाई ऑन कन्वेंशनल बिजनेस। ही कंटिन्यू टू कंसीडर फार्मर मोर एज मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस लेस एज अ बिजनेस वेंचर। कन्वेंशनल आउटलुक का मतलब था कि मालूम है फार्मर्स को कि हमारी तकनीक बेकार है, मालूम है कि हमारे पास वो फार्म टेक्नोलॉजी नहीं है जो आज की डेट में होना चाहिए, उसके बावजूद भी जो फार्मर्स थे वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग ज़्यादा करते थे, बिजनेस वेंचर कम करते थे। सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब क्या होता है बेटा? सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है कि वो वही उगाते थे जो उनके खाने के लिए हो जाए, बस उन्हें व्यापार नहीं करना था। अकॉर्डिंगली ही कंटिन्यू टू फेस ऑन क्रॉप विच ऑफर इन फूड सिक्योरिटी रेदर देन दोज विच यील्ड हाई प्रॉफिट। यानी कि उनके हिसाब से वो उस फसल को उगाना पसंद करते थे जो उनको खाना दे, उनका पेट भर जाए, ना कि उन्हें प्रॉफिट दे। तो ये तीन दिक्कतें आपने समझी। फोर्थ था स्मॉल एंड स्कैटर्ड होल्डिंग। इसका मतलब क्या होता है? आज की डेट में अगर आप जगह देखते हैं, लैंड देखते हैं, खेत देखते हैं, तो वह इकट्ठा एक साइड ही सारा का सारा होता है। लेकिन पहले क्या होता था? टुकड़ों में होता था, कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ हिस्सा कहीं और, कुछ हिस्सा कहीं और, कुछ हिस्सा कहीं और। उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। फिर एक्सप्लॉयटेटिव एग्रेरियन रिलेशन। मतलब एग्रेरियन रिलेशन रेफर टू द बिजनेस रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टीनेंट। एग्रीगेशन रिलेशनशिप का मतलब होता है दो पार्टीज के बीच में रिलेशन, एक हमारे लैंडलॉर्ड होते हैं और एक टीनेंट होते हैं। लैंडलॉर्ड कौन होते हैं सर? ओनर ऑफ द सॉइल, जो मालिक होते हैं ज़मीन के। और टीनेंट कौन होते हैं? जो वहाँ पे फसल उगाते हैं। तो मोस्ट लैंडलॉर्ड आर एब्सेंटी लैंडलॉर्ड, दे सेल्डम डू फार्मिंग देमसेल्फ रिलाइंग ऑन रेंटल इनकम, दे टेंड टू एक्सप्लॉइट देयर टीनेंट हु आर एक्सप्लॉइटेड ऑफ द सॉइल बाय वे ऑफ हाई रेंट एंड रिलेटेड चार्जेस। बहुत सी जगह पे जो लैंडलॉर्ड होते हैं वो खुद खेत से कोई काम नहीं करते, वो रेंट पर उठा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रेंट रिकवर करते हैं और उसके चार्ज देते हैं। किससे? टेलर ऑफ द सॉइल, जिनने उसमें मेहनत करी। तो भाई यहाँ पे भी हमारी ये प्रॉब्लम थी। लास्ट प्रॉब्लम है सिक्स, लैक ऑफ ऑर्गेनाइज मार्केटिंग सिस्टम। यानी कि जो भी हमारा एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम था वो एक हाईली अनऑर्गेनाइज था। A vast majority of the small farmers continue to sell their output in the local market at reduced rate. To a large extent this is their compulsion। यानी कि जो भी छोटे छोटे स्मॉल फार्मर्स थे वो अपने जो आउटपुट थे उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोकल मार्केट में सेल कर रहे थे, वो भी कम से कम दाम में। They are obliged to sell their produce to the महाजन and money lender in return for the loan they raise from these middlemen। अब इसमें क्या होता था
कि जो उन्होंने लोन ले रखा है महाजन से या मनी लेंडर से, इसके बदले उनसे जो कमाया है, जो फसल उगाई है, वो ले लेते थे। तो ये आपके सामने एक दिक्कतें थी जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर में फेस हो रही थी। अब आती हैं रिफॉर्म्स, एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर। With a view to tackling the problem of Indian agriculture, the government has taken a series of reform measures since independence. These reform measures are properly known as agrarian reform. हमारी जितनी भी इंडियन एग्रीकल्चर्स की प्रॉब्लम है, उन सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए, सही करने के लिए कंडीशन को, हमारी जो गवर्नमेंट है वो सीरीज़ चला रही है। उस सीरीज़ को कहते हैं हम एग्रेरियन रिफॉर्म। इस सीरीज़ में 3 चीज़ कवर की जाती है। एक होता है हमारा टेक्निकल रिफॉर्म, एक होता है हमारा इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म और एक होता है जनरल रिफॉर्म। इन सभी रिफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, टेक्निकल रिफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और जनरल रिफॉर्म में कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, वो हम अभी पढ़ेंगे इनके साथ। सबसे पहले आती है हमारी टेक्निकल रिफॉर्म। टेक्निकल रिफॉर्म का मतलब न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजी। इसमें क्या होता है, फॉलोइंग स्टेप हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू अपग्रेड द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये सारे स्टेप हमारी गवर्नमेंट ने उठाए थे। क्यों? क्योंकि ताकि हमारा जो लेवल है इंडियन एग्रीकल्चर का वो अपडेट हो। सबसे पहला यूज़ ऑफ HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। 1965 में हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हैव रिप्लेस द कन्वेंशनल वैरायटी। कन्वेंशनल वैरायटी क्या थी? कन्वेंशनल वैरायटी वो थी कि भाई जो हमें वही चाहिए जो हमें खाना पीना दे सके। हाई यील्डिंग सीड स्पेशली रिलेटिंग टू व्हीट, बाजरा, राइस, मेज, ज्वार, कॉटन हैव लीड टू ए सब्सिस्टेंट राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। जब हम हाई यील्डिंग वैरायटी के सीड्स यूज़ करते थे तो हमारी जो फसल थी वो काफ़ी अच्छा होती थी। दिस ब्रेक थ्रू इज प्रॉपरली नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन हैज़ बीन सेटअप टू प्रमोट द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ HYV। एक कॉर्पोरेशन सेटअप किया गया था, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, HYV को प्रमोट करने के लिए। दूसरा पॉइंट है हमारा यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र आर बीइंग इंक्रीजिंगली यूज टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी। अच्छे प्रोडक्टिविटी करने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, इंक्रीज़ करने के लिए हम केमिकल फर्टिलाइज़र्स का भी यूज़ करने लगे, जिसकी वजह से हमारा 267.5 लाख टन्स ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ हुआ था 15-16 में। तीसरा, यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड। जब हम कोई फसल उगाते हैं तो उन पर जो कीड़े वगैरह लग जाते हैं, उनसे बचाव करने के लिए इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता है, वो यूज़ करा गया। साइंटिफिक फार्म मैनेजमेंट प्रैक्टिस, यानी कि स्ट्रेस हैज़ बीन लेड ऑन साइंटिफिक कल्टीवेशन एज अगेन कॉन्वेंशनल फार्मिंग। साइंटिफिक मेथड ऑफ फार्मिंग रिलेट टू सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड देयर क्वालिटी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, रोटेशन ऑफ क्रॉप, सिलेक्शन ऑफ सीड, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर बिसाइड क्रॉप। यानी कि जो आपकी कन्वेंशनल फार्मिंग थी उसकी जगह साइंटिफिक कल्टीवेशन किया गया। यानी कि देखा जाता था कि कौन सी क्रॉप उगानी है, क्या क्वालिटी रखेंगे, कहाँ पर उगाएंगे, कैसे उगाएंगे, सिलेक्शन क्या रहेगा, उस सब को देखने के बाद ही हम वहाँ पे कोई फसल बोते थे। और लास्ट था हमारा मैकेनिज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन, यानी कि सेवरल मेजर हैव बीन टेकन टू स्प्रेड द यूज ऑफ मैकेनिज्ड मीन्स ऑफ कल्टीवेशन टू अनेबल द स्मॉल फार्मर टू बाय एग्रीकल्चर मशीन। चीप क्रेडिट फैसिलिटी आर प्रोवाइड बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी। यानी कि हमारे जो फार्मर्स थे वो कैसे ना कैसे मशीन परचेज करें, और इस मशीन को प्रोवाइड करने के लिए वो क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि उधार पैसा दिया करते थे कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर एजेंसी, रीजनल रूरल बैंक, ये सारे वो लोग थे जो पैसा देते थे। इन ऑलमोस्ट ऑल स्टेट एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन एंड बी सेटअप फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए मोस्टली सभी स्टेट में एक कॉर्पोरेशन बनाई गई, एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने टेक्निकल रिफॉर्म पढ़ा, कल की वीडियो में पढ़ेंगे हमारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स और लैंड रिफॉर्म्स, उसके बाद आएगा आपका जनरल रिफॉर्म। तो बेसिकली हो सकता है आने वाले 2 वीडियो में ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई कंसेप्ट आपके क्लियर ना हुआ हो तो कमेंट में बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ यार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और व्हाट्सअप नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में दे रखा है, वहाँ आप अपने डाउट मेरे से क्लियर